नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। आज की इस क्लास से हम लोग जो यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 की होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स का जब आप एनालिसिस करेंगे तब आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष ही लगभग 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर्स से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं। तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और इसमें लगभग 30 क्लासेस के माध्यम से हम प्रत्येक विषय कहने का मतलब है कि जैसे भूगोल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया या फिर साइंस टेक या इकोनॉमी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो खबरों में रही हैं, उन सब की चर्चा हम लोग इन 30 क्लासेस में करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और आज इस क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल विषय से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनसे। और आज की क्लास में हम लोग एशिया महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण स्थान पिछले कुछ समय में खबरों में रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला है सपांका झील। सपांका झील के बारे में पहले कुछ बातें समझ लीजिए। सपांका झील जो पहले जिसे तुर्की देश कहा जाता था या टर्की कहा जाता था, जिसका नाम 2022 में बदलकर तुर्की कर दिया गया है, तो ये तुर्की देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित एक मीठे पानी की झील है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो आपको इस कलर से मटमैले कलर से जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया हो गया तुर्की का। तो इस तुर्की देश के इस वाले भाग में उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ पर है सपांका लेक और ये एक मीठे पानी की झील है। और वर्तमान समय में ये झील कुछ प्राकृतिक कारणों से और मानवीय गतिविधियों की वजह से ये झील सूखती जा रही है, जिसकी वजह से इस झील के किनारे जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं, जो यहाँ पर पशु पक्षी इत्यादि पाए जाते हैं, उनका जो पर्यावास है, उनका आवास है, वह नष्ट होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये झील चर्चा में बनी हुई है। अब अगर और देखना चाहें आप क्लियरली तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उस तुर्की देश का ही मैप लिया गया है और इस वाले भाग में यहाँ पर सपांका झील है। अब कुछ बातें यहाँ पर आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ये तुर्की में मीठे पानी की एक झील है और शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण इसके तटों पर जो प्राकृतिक आवास हैं, जहाँ पर पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं, उन आवासों के अस्तित्व पर संकट आ गया है, जिसकी वजह से ये झील चर्चा में बनी हुई है, खबरों में बनी हुई है। ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पर्यावास है जिसमें झील के आसपास 69 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है और उन 69 पक्षी प्रजातियों में से एक जो मुख्य रूप से यहाँ पर जानी जाती है वह है सफ़ेद सिर वाली बत्तख, जो कि आईयूसीएन की जो लिस्ट है उस या आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड के रूप में या लुप्तप्राय या संकटग्रस्त के रूप में जिसे वर्गीकृत किया गया है, वह सफ़ेद सिर वाली बत्तख भी इस झील के किनारे पाई जाती है। ये है सफेद सिर वाली बत्तख और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड या हिंदी में इसे कहा जाता है संकटग्रस्त। कुछ जगह एंडेंजर्ड को लुप्त प्राय भी लिखा जाता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो पेपर में हिंदी वर्ड को जब आप पढ़ें और आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले वर्ड पर भी एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में जो शब्द दिया गया होता है वह थोड़ा जटिल दिया गया होता है, समझने में मुश्किल होता है, इसलिए उत्तर देने से पहले एक बार इंग्लिश वाले वर्जन पर भी नज़र डाल लीजिएगा। तो ये सफ़ेद सिर वाली बत्तख भी इस तुर्की की इस सपांका झील के किनारे पाई जाती है और शहरीकरण और औद्योगिकरण के चलते इस झील के किनारे जो प्राकृतिक आवासीय जो क्षेत्र है वे नष्ट होते जा रहे हैं। इस वजह से ये झील चर्चा में बनी हुई है। अगली जानकारी है कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, भूगोल में आपने पढ़ा ही होगा। और पहले कैस्पियन सी के बारे में
समझें और जो क्यों चर्चा में है इसको समझें, इससे पहले लोकेशन देख लीजिएगा। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप का मैप है, और इस मैप पे आप लोग देख रहे होंगे जिसे मैं रेड कलर से ये आउटलाइन कर रहा हूं, यहां पर ये वाला हिस्सा, ये कैस्पियन सी का एरिया है। और कैस्पियन सी, जैसा कि ये सुनने में लग रहा है, ये कोई समुद्र नहीं है बल्कि ये एक झील है, क्योंकि ये चारों ओर से स्थलीय भागों से घिरी हुई है और ये विश्व का सबसे बड़ा जल निकाय है। और इस कैस्पियन सी में कई बड़ी नदियां, जिनमें बोल्गा हो गई, यूराल हो गई और कारा इत्यादि नदियां हैं, वे सब नदियां आकर इसमें अपना जल विसर्जित करती हैं। अगर इसकी और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो सीमा है वह 5 देशों से लगती है। इस तरफ आप देखेंगे तो कजाकिस्तान से, यहाँ पर ये रूस का कुछ भाग लगता है, यहाँ पर अजरबैजान का कुछ भाग लगता है, इस वाले भाग में देखेंगे तो ईरान का कुछ भाग लगता है, और यहाँ पर देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान का कुछ भाग लगता है। अब पढ़ लीजिए, वर्तमान समय में कैस्पियन सागर का जल स्तर घट रहा है, जो कि एक चिंता का मुद्दा बना हुआ है। अब इसके बारे में यहाँ पर लोकेशन के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जैसे यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, 5 देशों से सीमा लगती है और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय का मतलब हो गया कि इनलैंड, स्थलीय भाग के अंदर अवस्थित जल निकाय है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर ये जो डेटा आपको जो दिया गया है, जो जानकारी दी गई है, वह जानकारी आपको एक PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अगर आप लोग इस क्लास को देखते हुए कुछ नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं भी करेंगे, केवल बात को ध्यान से सुन लेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट जो कुछ दिया गया है या जो मैप्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF एक आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी कैस्पियन सी को ही दिखाया गया है। तो इस कैस्पियन सी के मैप को जो आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो रेड कलर से एरिया जो दिखाए गए हैं, ये वाले एरियाज, इन क्षेत्रों में जल की कमी होती चली जा रही है। कैस्पियन सी का जो क्षेत्र है, जहां तक जल का विस्तार था, वह श्रिंक होता चला जा रहा है, जल की कमी होती चली जा रही है। इसी बात को इस मैप में यहां पर दिखाया गया है। कारण क्या है? पहला कारण तो है जलवायु परिवर्तन के चलते जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते बाष्पीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जल स्तर में कमी होती चली जा रही है। और इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी हैं, जैसे बांध निर्माण और कृषि उपयोग के कारण बोल्गा नदी से जल प्रवाह में कमी शामिल है, जो सागर के या इस झील के, कैस्पियन सी के लिए लिखा हुआ है, जो इस झील के 80% जल की आपूर्ति करती है। जो बोल्गा नदी है, वह बोल्गा नदी इस कैस्पियन सी के 80% जल की पूर्ति करती है, लेकिन बांध निर्माण के चलते और बोल्गा नदी के जल का उपयोग कृषि कार्यों में किए जाने के चलते इस कैस्पियन सी में बोल्गा नदी से ही आपूर्ति कम हो रही है। तो मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला हो गया जलवायु परिवर्तन के चलते जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे बाष्पीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जल स्तर में कमी आ रही है। और इसके अलावा जो नदियां जल आपूर्ति करती हैं, उन नदियों का जल भी कम जल आपूर्ति कर रहा है, जिसकी वजह से कैस्पियन सी में जल स्तर घटता चला जा रहा है। अगली जानकारी जाग्रोस पर्वत के बारे में है। जाग्रोस जो पर्वत है, उसका विस्तार तुर्की, इराक और ईरान देशों में है। पहले तो मानचित्र में देख लेते हैं कि कहां पर है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यहां पर इस वाले हिस्से में देखिए, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो सैफ्रॉन कलर से आपको स्ट्रिप दिखाई गई है, ये जाग्रोस पर्वत को दिखाया गया है। इस जाग्रोस पर्वत के आप जब इधर वाले भाग को देखेंगे, ये वाला जो भाग है, ये यहां पर तुर्की में है। तुर्की, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, तुर्की का ही नाम पहले तुर्की या टर्की हुआ करता था, उसी देश का नाम 2022 में बदलकर तुर्की कर दिया गया। तो इस जाग्रोस पर्वत का जो कुछ भाग है, वह, या कुछ भाग कहने का मतलब है उत्तर और पश्चिमी किनारा, वह यहाँ पर तुर्की देश में है। इसका अधिकतर जो भाग हो गया वह ईरान देश में है, और इसके साथ साथ इसका कुछ भाग यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये इराक देश में भी है। इस तरीके से जाग्रोस पर्वत 3 देशों में विस्तृत है, तुर्की, इराक और ईरान में। ईरान में इसका सबसे ज़्यादा भाग विस्तृत है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर इस इमेज को देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये अरेबियन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है।
तो अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण या कोलिजन के चलते इस वाले भाग में यहाँ पर जाग्रोस पर्वत की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर नियोटेथिस नाम की एक जियोसेंक्लाइन थी, और ये जियोसेंक्लाइन समाप्त हो गई क्योंकि इसके बीच और इसके बीच अभिसरण की वजह से, जिस तरीके से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसरण की वजह से टेथिस जो भूसन्नति थी वह समाप्त हो गई और उसके स्थान पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। उसी तरीके से अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के चलते जो नियोटेथिस नाम का जो जल क्षेत्र था या जो महासागरीय क्षेत्र था, भूसन्नति थी, वह समाप्त हो गई और उसके स्थान पर यहाँ पर जाग्रोस पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इस तरीके से जाग्रोस पर्वत की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि जो जाग्रोस पर्वत है उसका कुछ भाग और विशेष रूप से जो उत्तरी और पश्चिमी किनारा है उस क्षेत्र में जो भूमि है वह नीचे की ओर धंस रही है। जाग्रोस पर्वत का जो कुछ क्षेत्र है वह नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है इस क्षेत्र में होने वाली विवर्तनिक घटनाओं की वजह से या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। इसीलिए ये जाग्रोस पर्वत खबरों में बना हुआ है। अब पढ़ लीजिए। हाल ही में इराक में जाग्रोस पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र पृथ्वी में नीचे की ओर धंस रहा है और ये जाग्रोस पर्वत विस्तृत है। तुर्की नहीं, इसे तुर्की कर लीजिएगा, तुर्की पुराना नाम हो गया। अगर आप लोगों को अब कहीं मुख्य परीक्षा में लिखना पड़ जाए तो तुर्की ही लिखिएगा। जाग्रोस पर्वत का जो विस्तार है तुर्की या तुर्की इराक और ईरान में है और माउंट डेना जो कि इसके मध्य भाग में है वह जाग्रोस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जाग्रोस पर्वत के नीचे स्थित नियोटेथिस महासागरीय स्लैब धीरे धीरे पृथ्वी के मेंटल में धंस रहा है और इसी वजह से जो जाग्रोस पर्वत का जो भाग है वह नीचे की ओर धंसता चला जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया था ये जो नियोटेथिस है ये महासागरीय स्लैब, क्योंकि अरेबियन प्लेट ये हो गए अरेबियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन अरेबियन प्लेट के बीच में पहले मायोसीन काल में नियोटेथिस नाम का ये सागरीय क्षेत्र था। इस सागरीय क्षेत्र के विलुप्त होने और इसके स्थान पर अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही जाग्रोस पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो जो नियोटेथिस के जो अवसाद हैं वे जाग्रोस पर्वत के नीचे हैं। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि जाग्रोस पर्वत के नीचे स्थित नियोटेथिस महासागरीय स्लैब धीरे धीरे पृथ्वी के मेंटल में निचले भाग में धंस रही है। इसीलिए जाग्रोस पर्वत ईरान इराक सीमा के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र अरब और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रहे महाद्वीपीय टकराव या अभिसरण के कारण पृथ्वी में धीरे धीरे नीचे की ओर धंसता जा रहा है, सबडक्शन हो रहा है। यह प्रक्रिया नियोटेथिस नामक एक पुरानी समुद्री प्लेट के टूटकर मेंटल में गहराई की ओर डूबने के कारण हो रही है, जो ऊपर की जमीन को नीचे की ओर खींच रही है। इसलिए जो जाग्रोस पर्वत है वह खबरों में बना हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी कि ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, कौन सा सर्वोच्च पीक है, सर्वोच्च शिखर है, किन कारणों से यहाँ पर या किन विवर्तनिक घटनाओं की वजह से ये भूमि नीचे की ओर धंस रही है, इतनी जानकारी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त होगी। अगली जानकारी है उर्मिया झील के बारे में। लेक उर्मिया ये ईरान की एक झील है। पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे ये जो मैं आउटलाइन कर रहा हूं ये वाला जो एरिया हो गया ये ईरान देश है। ईरान देश के उत्तर पश्चिमी किनारे पर यहां पर आप लोग देख रहे होंगे जिसे एनलार्ज करके यहां पर दिखाया गया है। ये वाला हिस्सा ये उर्मिया लेक है और अगर इसे ईरान के मैप के अंदर देखेंगे तो ये इस वाले क्षेत्र में है। ये है उर्मिया लेक। लोकेशन देखने के बाद अब आगे बढ़िए। ईरान में स्थित उर्मिया झील अत्यधिक कृषि विस्तार, अनियंत्रित बांध निर्माण, भीषण सूखा और जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण सूखे का सामना कर रही है और ये झील के आकार में 90% से अधिक इसका आकार कम हो चुका है, सिकुड़ चुकी है या इसका जल जो है वह सूख चुका है। इसलिए ये झील खबरों में बनी हुई है। 1990 के दशक के बाद से ही कृषि के लिए पानी की अत्यधिक निकासी और नदी के बहाव को रोकने के कारण ये झील अपने पूर्व आकार के 90% से अधिक सिकुड़ चुकी है, जिसके चलते सरकार ने इस बेसिन क्षेत्र में या ईरान सरकार ने इस झील के बेसिन क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कराकर इस झील में जलापूर्ति को फिर से बहाल करने का फैसला किया है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, उर्मिया झील जो कि ईरान देश के उत्तर पश्चिमी किनारे पर है, कुछ मानवीय कारणों से और जलवायु परिवर्तन के चलते इस झील का आकार 90% तक कम हो चुका है, या इस झील का आकार 90% तक सिकुड़ चुका है। इस वजह से यह खबरों में बनी हुई है। अगली जानकारी है अरल सागर। अरल सागर के बारे में आप लोगों को सबको पता है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान नामक दो देशों के बीच में अवस्थित है और अरल सागर से संबंधित प्रश्न कई बार यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ये जो अरल सागर है ये इस समय खबरों में बना हुआ है और इसके बारे में 2018 के पेपर में भी, जो 18 का पेपर हुआ था यूपीएससी की सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। स्टेटमेंट के रूप में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। उनमें मुख्य ध्यान ये दिया गया था कि जो अरल सागर है उसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जल की कमी होती जा रही है। जो अरल सागर है उसमें पानी सूखता जा रहा है, जिसकी वजह से अरल जो सी है या अरल सागर है वह सिकुड़ता जा रहा है। इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। फिर से ये खबरों में बना हुआ है और खबरों में क्यों बना हुआ है इसे भी हम लोग समझेंगे। पहले तो आप लोग अरल सागर को देख लीजिए मानचित्र पर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये कजाकिस्तान का एरिया है, जो आप लोग ये लाइट येलो कलर से देख रहे हैं, और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये उज्बेकिस्तान का एरिया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो जल निकाय है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये अरल सागर है, या इसी को इंग्लिश में अरल सी कह दिया जाता है। एक दो बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि जो अरल सागर है वह किन दो देशों के बीच में अवस्थित है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। 2018 में प्रश्न इसके आकार के सिकुड़ने को लेकर पूछा गया था। इसमें क्या है कि 2 भाग हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है ये नॉर्थ अरल सी है, और जो इधर वाला जो दक्षिण वाला भाग है इसे दक्षिणी भाग कह दिया जाता है, साउदर्न पार्ट। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो अरल सागर है उसमें जो जलापूर्ति होती है वह मुख्य रूप से 2 नदियों के द्वारा होती है। एक है सिर दरिया और दूसरा है आमू दरिया। इनको भी देख लीजिए। ये अरल सी का क्षेत्र है। इसमें ये नॉर्थ अरल सी हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ अरल सी हो गया। जो नॉर्थ अरल सी है उसमें मुख्य रूप से यहां पर आप लोग जो देख रहे होंगे ये वाली जो नदी है, जो तिएनशान पर्वत श्रृंखला है, इस वाले भाग में यहां से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए नॉर्थ अरल सी में अपना जल विसर्जित करती है। ये हो गई सिर दरिया। एक है हिंदकुश पामीर के पास से निकलने वाली आमू दरिया। ये आमू दरिया है जो दक्षिणी अरल सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये 2 मुख्य नदियां हैं जो इस अरल सागर में जलापूर्ति सुनिश्चित करती हैं। वर्तमान समय में ये चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि सिर दरिया पर इस नॉर्थ अरल सी के किनारे यहां पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध के बनाए जाने के चलते नॉर्थ अरल सी फिर से रिवाइव हो रहा है, फिर से जल स्तर बढ़ रहा है, फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। इसके विपरीत जो दक्षिणी अरल सागर है उसमें जो जल क्षेत्र है वह घटता जा रहा है और वह सिकुड़ता जा रहा है। तो नॉर्थ अरल सी के रिवाइव होने के चलते या जल स्तर के बढ़ने के चलते ही जो नॉर्थ अरल सी है वह चर्चा में बना हुआ है। इसी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बना हुआ था। इतनी बातें सुनने समझने के बाद अब आप पढ़ लीजिए। अरल सागर पारिस्थितिकी पतन की एक चेतावनी बन गया है। उत्तरी अरल सागर फिर से पुनर्जीवित हो रहा है जबकि दक्षिणी अरल सागर सूख रहा है। और उत्तरी अरल सागर फिर से पुनर्जीवित क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिर दरिया है उस सिर दरिया पर उत्तरी अरल सागर के किनारे पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध के बनाए जाने के चलते सिर दरिया का जो जल है वह फिर से अरल सागर या उत्तरी अरल सागर में आपूर्ति हो रही है उसकी, जिसकी वजह से उत्तरी अरल सागर पुनर्जीवित हो रहा है। इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। इस बात को हम लोगों ने मानचित्र पर देख लिया था। 2 मुख्य नदियों पर निर्भर है, सिर दरिया, आमू दरिया। सिर दरिया उत्तरी अरल सागर में जलापूर्ति करती है और जो आमू दरिया है वह दक्षिणी अरल सागर में जलापूर्ति करती है। उत्तरी अरल सागर जो कि कजाकिस्तान में है में कोक अरल बांध, ये बांध बनाया गया। बांध का नाम है कोक अरल बांध। इसके निर्माण से सिर दरिया नदी का पानी रुकने, लवणता कम होने और पानी के स्तर में सुधार हुआ है। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है।
इसके विपरीत जो दक्षिणी अरल सागर है उज्बेकिस्तान वाले भाग में, उसमें आमू दरिया का पानी अब भी कपास की खेती के लिए मोड़े जाने और बांध ना होने के कारण लगातार दक्षिणी भाग सूखता चला जा रहा है। अगली जानकारी है आयनी एयरवेज के बारे में। आयनी एयरवेज ताजिकिस्तान की जो राजधानी है, ये ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। उस दुशानबे शहर के नजदीक ही अवस्थित है और ये खबरों में इसलिए है क्योंकि लिखा हुआ है इंडिया विड्रॉज फ्रॉम आयनी एयरबेस। और इसकी अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो यहां पर देख लीजिएगा, ये वाला जो कलर्ड एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये ताजिकिस्तान नामक देश है। और ताजिकिस्तान नामक देश में इस वाले भाग में यहां पर आप लोग ये जो डॉट देख रहे हैं, यहां पर है आयानी एयरबेस। और इस आयानी एयरबेस को 20 साल के लिए भारत सरकार ने मध्य एशिया में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस जगह की, और मध्य एशिया में आपातकाल के समय या किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए या रणनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को विकसित किया था। तो वहां से लीज समाप्त होने की वजह से ही भारत सरकार ने यहां से अब अपनी सैन्य वापसी कर ली है। इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। भारत ने ताजिकिस्तान के आयनी एयरवेज से अपनी सेना वापस बुला ली है और इस आयनी एयरवेज का ही एक और दूसरा नाम है गिसार मिलिट्री एयरड्रोम। आयनी एयरबेस या जिसे गिसार मिलिट्री एयरड्रोम ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे के पास स्थित एक रणनीतिक सैन्य अड्डा है। भारत ने 2001-2 में इस एयरबेस का पुनर्विकास किया और यह भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा बना था। भारत के जो रणनीतिक और जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनकी मुख्य भूमिका थी इस आयनी एयरबेस को विकसित करने में। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? ये बेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण भारत को मध्य एशिया में सामरिक बढ़त देता था या रणनीतिक रूप से बढ़त देता था। भारत अपने रणनीतिक हितों की पूर्ति इस एयरवेज के माध्यम से मध्य एशिया में कर सकता था, या किसी आपातकालीन किसी ऑपरेशन का संचालन करना है, जैसे कि जब अमेरिका की वापसी हुई थी 2021 में और तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से कब्जा किया था, तब भी इस एयरबेस का प्रयोग किया गया था। उपयोग, भारतीय वायुसेना ने इसका उपयोग मानवीय सहायता और आपातकालीन निकासी जैसे 2021 के अफगान संकट में किया था। 2021-22 में इसकी लीज समाप्त हो गई, 20 साल के लिए थी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अक्टूबर 2025 तक अपनी सभी सैन्य संपत्तियां और सभी सैन्य कर्मी वहां से वापस बुला लिए हैं। अब भारत का वहां कोई सक्रिय सैन्य संचालन नहीं है, इसलिए जो आयानी एयरबेस है वह खबरों में बना हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो आयानी एयरबेस है वह ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे के निकट अवस्थित है। और खबरों में इसलिए है क्योंकि इस एयरबेस से लीज समाप्त होने की वजह से भारत ने अब यहाँ पर सभी जो सैन्य कर्मी उनको वापस बुला लिया है और अब इस एयरबेस से भारत ने विड्रॉ कर लिया है। अगली जानकारी है तोरखम क्रॉसिंग के बारे में। जो तोरखम क्रॉसिंग है, पहले तो उसको देख लीजिए कि ये कहां पर है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये अफगानिस्तान का है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो आप लोग यहां से देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये अफगानिस्तान का है। एक लाइन मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, और इधर वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। तो जो तोरखम क्रॉसिंग है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। पहले ये डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है ये 1947 से पहले भारत का ही था। तो पहले अफगानिस्तान और इधर 1947 से पहले ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच थी। लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान देश बन गया, तो इस डूरंड रेखा का अधिकांश भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और इसका इसी डूरंड रेखा का कुछ भाग यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। इसी सीमा रेखा पर एक क्षेत्र है तोरखम, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये है तोरखम। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ मुद्दों को लेकर जो सैन्य संघर्ष चलता रहता है, उसके लिए ये वाला जो क्षेत्र है ये एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसी तोरखम क्रॉसिंग के बारे में बात की जा रही है। अब पढ़ लीजिए। पाकिस्तान और अफगान सुरक्षा बलों ने हाल ही में बंद की गई तोरखम सीमा चौकी पर गोलाबारी की,
जो दोनों देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु है। तोरखम सीमा चौकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत से जोड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा पर ही ये तोरखम सीमा या तोरखम चौकी अवस्थित है। एक महत्वपूर्ण अक्सर भीड़ भाड़ वाली और अत्यंत संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय चौकी है। एक प्रमुख व्यापार और यात्री मार्ग के रूप में कार्य करती है और सुरक्षा, तनाव, झड़पों या अफगान शरणार्थियों से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के कारण अक्सर बंद हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या डूरंड रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, उस पर यह अवस्थित है। और गोलाबारी के चलते पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में गोलाबारी के चलते ये तोरखम चौकी अभी हाल ही में खबरों में बनी रही है। अगली जानकारी है सलमा बांध के बारे में या सलमा डैम। ये जो सलमा डैम है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। अफगानिस्तान में एक नदी है हरी रुद नदी, उस नदी पर ही हेरात प्रांत में इस सलमा बांध को बनाया गया है और ये बांध भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान में निर्मित किया गया है। और इस बांध का जो मुख्य उद्देश्य था वह पनबिजली उत्पादन और उसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। इतनी बातें समझने के बाद अब पढ़ लीजिए और इसकी अगर लोकेशन देखना चाहें आप तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का एरिया है। अफगानिस्तान के इस वाले एरिया में यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये एरिया है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, सलमा डैम। अनौपचारिक रूप से सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको सलमा डैम कह दिया जाता है। इसका औपचारिक नाम है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। और इस बांध ने अभी अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए उस क्षेत्र का जो सूखाग्रस्त एरिया था उसके लिए किसानों को राहत पहुंचाई है। इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ है। अफगान भारत मैत्री बांध ने एक बार फिर सूखाग्रस्त हेरात में किसानों को राहत प्रदान की है। सलमा बांध, जिसे आधिकारिक तौर पर अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है, ये पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हरी रुद नदी पर स्थित है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस नदी पर अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है। हरी रुद नदी का नाम है, इस नदी पर ही अवस्थित है और इसका उद्घाटन 4 जून 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा किया गया था। ये बांध भारत की तकनीकी और वित्तीय सहायता से बना है, जो भारत अफगान मैत्री का प्रतीक है। और इस बांध के किनारे यहां पर भारत का तिरंगा झंडा भी बना हुआ है। अगली जानकारी है कुनार डैम की या कुनार बांध की। अब पहले कुनार को समझ लीजिए। कुनार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक नदी है और ये कुनार नदी काबुल की एक सहायक नदी है और जो काबुल नदी है वह सिंधु की एक सहायक नदी है। तो पहले तो पूरा नेटवर्क समझ लीजिए। यहां पर आप लोग ये जो देख रहे हैं ये सिंधु नदी है, सिंधु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडस। इंडस रिवर, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, हेल्पिंग रिवर है काबुल नदी। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे ये काबुल नदी हो गई, लिखा हुआ भी है। और इस काबुल नदी की जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है कुनार नदी। और जो कुनार नदी है वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक जिला है चित्राल, उससे निकलती है और पाकिस्तान में इस कुनार नदी को चित्राल के नाम से ही जाना जाता है। इस क्षेत्र से उद्गमित होने के बाद ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के निकट से होकर बहती है। ये इसका कुछ भाग अफगानिस्तान में भी है। तो अफगानिस्तान क्या कर रहा है, इस कुनार नदी पर ही एक बांध बनाना चाह रहा है और पाकिस्तान द्वारा उस बांध का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो जलापूर्ति है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो भारत ने अफगानिस्तान के द्वारा इस कुनार नदी पर बनाए जाने वाले कुनार बांध का समर्थन किया है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। बांध कहाँ पर बनाया जाएगा? बांध इस वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा, कुनार नदी पर लिखा हुआ है कुनार बांध। अब पढ़ लीजिए। भारत ने आधिकारिक तौर पर कुनार नदी पर, पाकिस्तान में इसी कुनार नदी को चित्राल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका जो उद्गम होता है वह चित्राल जिले में होता है। पाकिस्तान में चित्राल नदी के नाम से जानी जाने वाली कुनार नदी पर बांध निर्माण करने की अफगानिस्तान की योजना का समर्थन किया है। कुनार नदी एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती जलमार्ग है जो पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ये कदम जल प्रबंधन में भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करता है और इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह पाकिस्तान की जलापूर्ति, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है,
इसीलिए पाकिस्तान के द्वारा इस योजना का या इस बांध से संबंधित परियोजना का विरोध किया जा रहा है। ये नदी हिंद कुश पर्वत की ऊंचाई से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चित्राल जिले से निकलती है और काबुल नदी की सहायक नदी है। तो इस नदी को भी आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। अगली जानकारी है चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में या चोलिस्तान मरुस्थल के बारे में। पहले चोलिस्तान मरुस्थल के बारे में भी कुछ बातें सुन लीजिएगा। चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। अब पहले इसे देख लीजिएगा, पहले मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ये वाला जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। ये वाला जो राज्य है ये खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा। ये वाला जो आप देख रहे हैं येलो कलर से ये बलूचिस्तान है। ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं जो पर्पल कलर से ये सिंध प्रांत है। और ये वाला जो आप ग्रीन कलर से हिस्सा देख रहे हैं ये पंजाब प्रांत है। भारत में भी पंजाब प्रांत है और ये वाला जो पंजाब है ये पाकिस्तान के अंतर्गत एक राज्य है। जब बंटवारा हुआ तो पंजाब जो राज्य था वह 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी भाग भारत में है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चोलिस्तान मरुस्थल, ये चोलिस्तान जो मरुस्थल है वह पाकिस्तान के इस पंजाब प्रांत के इस वाले भाग में है। और ये जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है आप लोग जानते ही हैं ये राजस्थान राज्य में जो थार का मरुस्थल है उससे लगा हुआ है। तो जो चोलिस्तान जो मरुस्थल है वह भारत में जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है उस मरुस्थल का ही विस्तार है। अब ये चारों राज्य आपने समझ लिए, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और ये पंजाब। अब मैं आपको मानचित्र पर दिखाई दे रहा हूँ। ये वाला आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो गया। इस पंजाब प्रांत के अंतर्गत आप लोग यहां पर देख रहे होंगे यहां पर है चोलिस्तान डेजर्ट। यही चोलिस्तान मरुस्थल अभी हाल ही में चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया और उस इनिशिएटिव के तहत ये योजना बनाई गई कि जो यहां से सिंध नदी प्रवाहित होती है उस सिंध नदी से कुछ नहरें निकाल करके 6 नहरें निकाल करके और सिंध नदी के कुछ जल को इस चोलिस्तान डेजर्ट में जलापूर्ति की जाए। इससे क्या होगा कि पेयजल की कमी की जो संकट बना हुआ है वह दूर होगा, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी। इस परियोजना का जो सिंध राज्य के निवासी हैं उनके द्वारा विरोध किया गया है। उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता आपके समझ में आ जाएगी। पहले आप ये इंडस रिवर या जो सिंधु नदी है उसको समझ लीजिए। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के इस क्षेत्र से होता है। तिब्बत से उद्गमित होने के बाद ये भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से प्रवाहित होती है। फिर भारत के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ये इस तरीके से पाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर है चोलिस्तान डेजर्ट और इधर वाले भाग में है सिंध प्रांत। देख लीजिए एक बार फिर से। ये तो हो गया चोलिस्तान डेजर्ट का एरिया, चोलिस्तान। चोलिस्तान मरुस्थल और ये हो गया सिंध प्रांत और यहां से बह रही है सिंधु नदी। तो ग्रीन इनिशिएटिव या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान सरकार ने यह डिसाइड किया कि कुछ नहरें निकालकर और जो जल है वह इस चोलिस्तान मरुस्थल में ट्रांसफर कर दिया जाए। सिंध के जो सिंध राज्य के निवासी थे उन्होंने इस परियोजना का विरोध किया। उनका कहना था कि अगर कुछ नहरें निकाल करके जल अगर पंजाब प्रांत के इस चोलिस्तान मरुस्थल की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो हमारे लिए जल की आपूर्ति कम हो जाएगी। इस वजह से सिंध राज्य के निवासियों ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनजीवन था वह अस्त व्यस्त हो गया था। इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम खबरों में बना हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला एरिया है चोलिस्तान मरुस्थल और किस कारण से चर्चा में था आप लोगों ने ये समझ लिया। अब आगे समझ लीजिए और पढ़ लीजिए।
सिंध में विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार ने नहर परियोजना को रोकने का फैसला किया है। तो जो विरोध प्रदर्शन था वे इतने बड़े पैमाने पर हुए कि फिर पाकिस्तान सरकार को वह परियोजना रोकनी पड़ी। चोलिस्तान मरुस्थल, और स्थानीय रूप से इसको रोही कहा जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान में स्थित एक विशाल 26,000 वर्ग किलोमीटर का रेगिस्तान है। ये भारत के थार मरुस्थल का ही विस्तार है। यहाँ हकरा नदी का सूखा प्राचीन मार्ग भी है। ये क्षेत्र अपने डेरावर किले, बारसिक, चोलिस्तान डेजर्ट, जीप रैली और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। विवाद का कारण क्या था? सिंधु के पानी का इस्तेमाल न सिर्फ पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। लोगों को डर है कि अगर चोलिस्तान प्रोजेक्ट चालू हुआ तो ये पानी 6 नहरों के जरिए पंजाब की ओर मोड़ दिया जाएगा और इससे सिंध प्रांत में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए सिंध राज्य के लोगों के लिए, विशेष रूप से सिंध राज्य के लोगों को डर है कि अगर चोलिस्तान प्रोजेक्ट चालू हुआ तो ये पानी 6 नहरों के जरिए पंजाब की ओर मोड़ दिया जाएगा और इससे सिंध प्रांत में पानी की भारी कमी हो सकती है। इसलिए स्थानीय लोगों के द्वारा या सिंध राज्य के लोगों के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया। अगली जानकारी, डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट। डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट हम लोग समझें उससे पहले गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल समझ लीजिएगा। जो गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार कोई आकृति हो, उसको क्रिसेंट कहा जाता है इंग्लिश में। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये ईरान देश हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। इधर आप लोग देखेंगे तो ये म्यांमार का क्षेत्र हो गया, ये थाईलैंड का क्षेत्र हो गया और ये लाओस का क्षेत्र हो गया। यहां पर ये जो बीच का क्षेत्र है इसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल और इसे कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और ये दोनों ही क्षेत्र, इधर गोल्डन क्रिसेंट और इधर गोल्डन ट्रायंगल, ये जो क्षेत्र हैं ये मादक पदार्थों, विशेष रूप से अफीम, गांजा, हेरोइन जैसे पदार्थों के उत्पादन या खेती के लिए और उनके अवैध व्यापार के लिए ये क्षेत्र जाने जाते रहे हैं। अब इसमें जो नाम दिया गया था गोल्डन, गोल्डन का क्या मतलब है? क्योंकि इन मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से या अवैध रूप से इनके व्यापार से लोगों को आर्थिक लाभ होता था, तो उस आर्थिक लाभ को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हुए इनका नाम रखा गया था गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। लेकिन भारत सरकार ने अभी हाल ही में इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाले जो मादक फसलें हैं, अफीम इत्यादि जो फसलें हैं, और उन मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले सामाजिक, आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब आगे के समय में इन स्थानों का नाम, जब कभी भी इन जगहों का नाम किसी भी संदर्भ में आएगा तो इनका नाम डेथ क्रिसेंट कर दिया गया है, और डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने समझा था कि इनका जो नाम रखा गया था गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। इसमें गोल्डन का मतलब क्या था? क्योंकि इन फसलों के उत्पादन से, इन फसलों के या मादक फसलों के खरीद फरोख्त से जो आर्थिक लाभ हो रहा था, उस आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को गोल्डन शब्द से प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जा रहा था। लेकिन भारत सरकार ने अब ऐसा कर दिया है कि जब भी कभी इन स्थानों को मादक पदार्थों के खरीद फरोख्त के संदर्भ में अगर जाना जाएगा तो इन स्थानों को डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल कहा जाएगा। अब यहाँ पर डेथ का मतलब क्या है? क्योंकि इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मादक फसलों से सामाजिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो जो डेथ शब्द है वह प्रतीकात्मक रूप से सामाजिक और आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को दर्शाता है। इसी वजह से ये क्षेत्र चर्चा में बने हैं और ये शब्द चर्चा में बने हुए हैं। भारत ने पारंपरिक रूप से प्रचलित गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के स्थान पर क्रमशः डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया है। डेथ क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं और डेथ ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के त्रिसीमा क्षेत्र को दर्शाया जाता है। गोल्डन शब्द मादक पदार्थों के व्यापार से होने वाले लाभ को दर्शाता था, मॉनेटरी बेनिफिट जो होता था, इसीलिए जो वास्तविकता को भ्रामक रूप में प्रस्तुत करता था। इसके विपरीत जो डेथ शब्द है वह ड्रग्स के या मादक पदार्थों के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी विनाशकारी प्रभावों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।
इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि जब भी कभी मादक पदार्थों के संदर्भ में इन स्थानों का नाम आएगा तो उनके लिए अब प्रतीकात्मक रूप से डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लिखा हुआ भी है, कुख्यात, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट शब्द भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा इन कुख्यात मादक पदार्थ तस्करी क्षेत्रों को नया दृष्टिकोण देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये मैप भी दे दिया गया, एनसीबी इंडिया के द्वारा, नेशनल क्राइम ब्यूरो के द्वारा ये मैप दिया गया है। ये वाला एरिया डेथ क्रिसेंट के नाम से जाना जाएगा और ये वाला एरिया डेथ ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। अगली जानकारी है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या लक्ष्य रखा था चीन ने कि जो कासगर क्षेत्र है इस वाले भाग में चाइना में, इसको पाकिस्तान में ग्वादर से जोड़ना था। और ये जो योजना है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये योजना चीन के द्वारा वर्ष 2013 में शुरू की गई एक विस्तृत, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या उसका पूर्ववर्ती नाम था वन रोड वन बेल्ट वन रोड, ओबोर भी उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था, जिसके बारे में 2015 के यूपीएससी के एग्जाम में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था। तो जो बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो योजना थी, उस योजना के अंतर्गत ही इस CPEC का निर्माण किया गया है। और CPEC की फुल फॉर्म है इंग्लिश में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हिंदी में इसे कहा जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अब विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाना है। इसके लिए चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के बीच में बैठक हुई है और आम सहमति ये बनी हुई है कि अब अफगानिस्तान को भी इस गलियारे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की है। और जो CPEC $60 बिलियन से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजना है, और कनेक्टिविटी का मतलब हो गया संपर्क, और संपर्क किस तरीके से, सड़क के द्वारा, रेलवे के द्वारा, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, समुद्री मार्ग इत्यादि से कनेक्टिविटी परियोजना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये CPEC या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही पहले कहा जाता था वन बेल्ट वन रोड, जो कि एक महत्वाकांक्षी आधार संरचना परियोजना है, चीन के द्वारा 2013 में शुरू की गई। उस परियोजना के अंतर्गत ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया गया है। और अब इस गलियारे में चीन और पाकिस्तान के अलावा तीसरा जो देश शामिल हो रहा है वह है अफगानिस्तान। इसी वजह से ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ये चर्चा में बना हुआ है। ये परियोजना ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत में अवस्थित काशगढ़ से जोड़ती है। देख लीजिए, ये रहा काशगढ़ चाइना में, और यहां पर ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आप देखेंगे अरब सागर के किनारे ये बंदरगाह हो गया ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर से लेकर और ये काशगढ़ तक ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विस्तृत है। अब इसमें यहां पर बखान कॉरिडोर है, चाहे बखान कह लीजिए चाहे बाखन, यहां पर अफगानिस्तान का इस बखान या बाखन कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान को भी शामिल किया जा रहा है। इसी वजह से ये चर्चा में है। इस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की कुछ अन्य बातें भी हैं। इसका उद्देश्य तेल और गैस सहित व्यापारिक वस्तुओं का तेज और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना है। ये सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। ये जो दोनों जो परियोजनाएं हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसे पहले ओबोर कहा जाता था, वन बेल्ट वन रोड, उसी परियोजना के अंतर्गत शामिल दो उप परियोजनाएं हैं। जो सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट है ये स्थलीय भाग से
कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना है। इसमें सड़कों का, रेलवे ट्रैक का, पाइपलाइंस का निर्माण किया जाएगा। और जो ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, ये समुद्री मार्गों के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना है। अब अफगानिस्तान तक विस्तार का उद्देश्य समझ लीजिए। मध्य एशिया के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ वाखान कॉरिडोर के माध्यम से चीन को पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जोड़ना। ये सब कहने की बातें हैं, बल्कि वास्तविकता ये है कि जो चीन की नज़र है वह मध्य एशिया में एक तो अपनी बढ़त हासिल करना है, स्ट्रैटेजिकली अपने आप को मजबूत करना है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के मिनरल्स हैं, अफगानिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एनर्जी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो चीन की नज़र उन मिनरल्स पर भी है। भारत के लिए प्रभाव, ये पहल भारत के लिए सामरिक और भू राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। उसका कारण क्या है कि पहले तो भारत ने ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका ही विरोध किया। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का भाग है या लद्दाख का कुछ भाग है, यहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से, जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो भाग है, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये भारत का ही क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस पर वर्तमान समय में अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और ये मामला अभी विचाराधीन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। तो ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये यहाँ पर कासगढ़ से होकर जब निकलता है तो ये भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर ही गुजरता है। तो भारत के द्वारा पहले भी इस पर आपत्ति की गई है। इसके साथ साथ अब क्या होगा कि जो मध्य एशिया में चीन की जो बढ़ती पहुंच है, उससे भारत का मध्य एशिया में प्रभाव कम होगा, या ईरान में जो चाबहार बंदरगाह विकसित किया है, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया में कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी, उन सब का प्रभाव कम होगा। इसलिए ये भारत के लिए एक चिंता वाली बात है। इसीलिए भारत जो सरकार है वह इस परियोजना के विरोध में है। अगली जानकारी, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना। इसके बारे में हम लोग पढ़ें उससे पहले हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप लोग देखेंगे कि ये जो येलो कलर से एरिया दिखाया गया है, ये आपको जो कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है, जिससे कि ये हिस्सा क्लियर दिखे। लेकिन आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो लाइट येलो कलर से दिख रहा है, और इधर ये भारत का हिस्सा है, ये भारत की मुख्य भूमि है, और इधर उत्तर पूर्वी राज्य है, ये सिक्किम का भाग हो गया। अब आप देखिए कि ये भारत की मुख्य भूमि है, ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 तो ये हो गए 7 सिस्टर्स, जिनमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो गए। 7 राज्य ये हो गए। उसके साथ साथ एक राज्य ये हो गया +1, तो टोटल हो गए 8। अब आप देखेंगे वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि अगर भारत के इस मुख्य भूमि से उत्तर पूर्व जाना है तो कनेक्टिविटी का जो साधन है, कनेक्टिविटी के लिए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्षेत्र से होकर जाना पड़ेगा यहाँ से। और इस वाले क्षेत्र में ये बहुत ही संकीर्ण एरिया है, एक बहुत संकीर्ण स्थलीय भाग है, इसको कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक या फिर इसी को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो वर्तमान समय में स्थलीय भाग से होकर जाने का एक ही रास्ता है, चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब भारत सरकार ने ध्यान दिया कि वैकल्पिक मार्ग भी तलाशते हैं। वैकल्पिक मार्ग तलाशने के क्रम में क्या किया गया है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। मल्टी मॉडल क्यों है? क्योंकि इसमें पहले तो समुद्री मार्ग से परिवहन किया जाएगा। ये कोलकाता बंदरगाह हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये म्यांमार देश है, म्यांमार में सितवे बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह से आप हुगली नदी से होते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए आप समुद्री जहाज से आप पहुंचेंगे सितवे तक। सितवे से यहाँ पर कलादान नदी बहती है, इस कलादान नदी से होते हुए आप पहुंचेंगे पलेटवा तक। पलेटवा से फिर आप स्थलीय मार्ग से, सड़क मार्ग से पहुंचेंगे यहाँ पर मिजोरम में। तो मल्टी मॉडल है,
यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरेंगे, यहाँ पर हुगली नदी से होकर गुजरेंगे, यहाँ पर कलादान नदी से होकर गुजरेंगे। कहने का मतलब है जल क्षेत्र से होकर यात्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वह सड़क मार्ग, रेल मार्ग से होगा, स्थलीय मार्ग से होगा। इसलिए इसे मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम कहा जा रहा है। अब भारत के लिए इसका महत्व क्या है? अभी तक ये हमारे पास केवल एक ही रास्ता था कि हम यहाँ से इस चिकन नेक से होकर जा सकते थे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, कोई आपात स्थिति आ जाए, उस संदर्भ में हमारे पास कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये फायदा होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच स्थापित करने के लिए ये एक वैकल्पिक मार्ग हमारे लिए प्रदान करेगा। कोलकाता बंदरगाह से सितवे पहुंचिए, सितवे से पलटवा, और फिर आप मिजोरम पहुंच सकते हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच का एक वैकल्पिक मार्ग आपको मिल जाता है। इतनी बातें समझने के बाद अब यहां पर आइए, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये परियोजना अब जल्दी ही पूरी होने वाली है। परियोजना को 2027 तक पूर्ण रूप से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये परियोजना बहुत जल्दी ही ऑपरेशनल होने वाली है, इसीलिए ये चर्चा में बनी हुई है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन व्यवस्था भारत और म्यांमार की एक संयुक्त अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के माध्यम से उत्तर पूर्वी भारत या मिजोरम से जोड़ना है। यह परियोजना सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक और बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। अब इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? एक तो समुद्री और जलमार्ग, और दूसरा है सड़क मार्ग। कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पहुंचेंगे और फिर कलादान नदी के माध्यम से पालेटवा तक। अभी हम लोगों ने मानचित्र पर देख लिया था। सड़क मार्ग से पालेटवा से भारत म्यांमार सीमा पर स्थित जोरिनपुई मिजोरम तक सड़क मार्ग से संपर्क उपलब्ध है, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल कहा जा रहा है। सड़क मार्ग भी है और जलमार्ग भी है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होती है, जो एक संवेदनशील संकीर्ण भूभाग है, और उत्तर पूर्वी भारत के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसर प्रदान करता है। और अगली एक जानकारी है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देता है। भारत की विदेश नीति का एक भाग है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब हो गया कि भारत के पूर्वी भाग में जो अवस्थित हैं, जो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। तो उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये जो मल्टी मॉडल जो परिवहन व्यवस्था है, ये उसको मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देता है और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। अब इसी के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और समझ लीजिएगा। वैसे तो हमने देख ही लिया था मानचित्र पर, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर कुछ बातें पढ़ लेते हैं। यहां पर आप लोग ये जो एरिया देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। तो उस सिलीगुड़ी शहर के नाम पर ही इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह दिया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल भारत में स्थित 20 से 60 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी भूपट्टी है। ये देश के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। एक हो गया सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स। तो इन 8 राज्यों को इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र है। और यहाँ पर एक और मैप से भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दिखाया गया है। ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का या चिकन नेक का क्षेत्र है। अगली जानकारी है टी हॉर्स रोड। टी हॉर्स रोड को हिंदी में कह दिया जाता है चाय घोड़ा मार्ग। अब अभी क्या हुआ था कि चीन के जो एम्बेसडर थे, जो भारत में चीन के एम्बेसडर नियुक्त हैं, उन्होंने एक्स पर, जो सोशल मीडिया वेबसाइट है एक्स पर, उस पर एक पोस्ट के माध्यम से भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों को बताते हुए टी हॉर्स रोड के बारे में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी। अब आप समझ लीजिए पहले ये है क्या। टी हॉर्स रोड क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि ये चीन का क्षेत्र है, यहां पर यूनान प्रोविंस हो गया, यहां पर इन सब क्षेत्रों को, और जो टी हॉर्स रोड है उसमें कोई एक रोड नहीं था, उसमें मल्टीपल पाथवेज थे, छोटे छोटे कई मार्ग थे। उन मार्गों के द्वारा चीन के इन क्षेत्रों को तिब्बत से होते हुए भारत से कनेक्ट किया जाता था। और क्या होता था कि चीन से चाय, चीनी, चावल जैसी वस्तुओं को
अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। और अन्य क्षेत्रों से घोड़ा, मुख्य रूप से घोड़ा, इसके अलावा सैफरॉन, केसर जैसी वस्तुओं को, या सोने जैसी, या लेदर, चमड़े जैसी वस्तुओं को चीन तक पहुंचाया जाता था। तो ये इसे ही कहा जाता था टी हॉर्स रोड। तो ये वाला जो टी हॉर्स रोड है, उन महोदय जो कि चीन के एम्बेसडर थे भारत में नियुक्त, उनके द्वारा जब एक्स प्रोफाइल पर लिखा गया तो ये चर्चा का विषय बन गया था और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे एक पूरे आर्टिकल में जगह दी थी। इसलिए मैंने इस जानकारी को भी ले लिया। हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि टी हॉर्स रोड किससे संदर्भित है, किन किन क्षेत्रों से या किन देशों के बीच ये टी हॉर्स रोड हुआ करता था, ऐसी कोई जानकारी आपसे पूछ ली जाए, तो उसके लिए मैंने इस रेफरेंस को ले लिया। अब इसको पढ़ लीजिए। भारत में चीन के राजदूत ने तिब्बत के रास्ते चीन को भारत से जोड़ने वाले प्राचीन टी हॉर्स रोड या चाय घोड़ा मार्ग पर प्रकाश डालते हुए चीन और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच ऐतिहासिक आदान प्रदान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोई सिंगल रोड नहीं था, इसमें बहुत सारे पाथवेज थे, मल्टीपल रास्ते थे, और उन सब को कलेक्टिवली कहा जाता था टी हॉर्स रोड। प्राचीन टी हॉर्स रोड लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक लंबा खतरनाक कारवा मार्गों का एक विस्तृत नेटवर्क था, जो चीन के यूनान और सिचुआन प्रांतों को तिब्बत तथा भारत से जोड़ता था। इस वाले भाग में यूनान प्रोविंस है, यूनान, और इससे ऊपर वाले भाग में सिचुआन प्रोविंस है चीन का। ये मार्ग तांग राजवंश के समय से सक्रिय रहा और चीनी चाय के बदले तिब्बती घोड़ों के आदान प्रदान का प्रमुख व्यापारिक मार्ग बना। इसके साथ ही इस मार्ग ने सदियों तक व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और सभ्यताओं के बीच परस्पर आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया था। और अगली और आखिरी जो न्यूज़ है वह है भारत भूटान रेल लिंक के बारे में। हाल ही में और सितंबर 2025 में भारत सरकार ने भूटान और भारत के बीच में रेल सेवा संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, और इस समझौते के तहत भारत से भूटान के बीच रेल संचालित की जाएगी, और ये रेल 2 मार्गों पर संचालित की जाएगी। 2 लिंक बनाए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है रेड कलर से नीचे वाली, ये भारत का एरिया हो गया, इधर उत्तर पूर्वी भाग हो गया, इधर वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, और ये भूटान का एरिया हो गया। तो एक लिंक होगा जिसमें भारत में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बनारहाट से भूटान के क्षेत्र में समत्से के बीच एक लाइन बनाई जाएगी, और ये लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी, 20 किलोमीटर। और जो दूसरी जो लाइन बनाई जाएगी, जो दूसरा रेल लिंक बनाया जाएगा, वह भारत के असम राज्य में कोकराझार से लेकर और भूटान के गेलेफू के बीच में बनाया जाएगा, और ये 69 किलोमीटर लंबा रेल लिंक होगा। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 69 इज इक्वल टू 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर का रेल लिंक 2 भागों में या 2 जगह पर निर्मित किया जाएगा, जिसके माध्यम से भारत और भूटान के बीच में रेल यातायात संभव हो सकेगा। और सितंबर 2025 में इसको स्वीकृति दी गई। अब पढ़ लीजिए। भारत ने भूटान के साथ पहली बार रेल संपर्क स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें कोकराझार और गेलेफू और बनरहाट और समत्से रेल लाइनें शामिल हैं। ये 2 लिंक के नाम हैं जिन्हें अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, बनरहाट और समत्से, और यहाँ पर कोकराझार और गेलेफू। भारत और भूटान आर्थिक संबंधों, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 4033 करोड़ रुपए के निवेश से अपनी पहली सीमा पार रेल परियोजना विकसित कर रहे हैं। प्रमुख परियोजनाओं में 69 किलोमीटर लंबी कोकराझार गेलेफू लिंक और 20 किलोमीटर लंबी बनरहाट समत्से लिंक शामिल हैं, और इन परियोजनाओं के तहत कुल लगभग 89 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा, जो भूटान के सीमावर्ती शहरों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगी। ये पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देगी। तो ये मुख्य घटनाक्रम थे एशिया महाद्वीप से संबंधित और भूगोल विषय के संदर्भ में। इसी तरीके से आगे के एपिसोड्स में विषयवार जो भी घटनाक्रम रहा है खबरों में, उन सब की हम चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। आगे भी इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।